ये सब जो यहाँ से वहां तक बस्तियां देख रही हो ना, सब की सारी बस्तियां ये जिन पर बनी हुई है ना, ये जमीनें गरीबों की हैं। और इन लोगों ने ना धांधली से ठेकेदारों ने ये जमीन हथिया ली है। देखो उस पर कितनी बड़ी बड़ी बस्तियां बस्ती चली गई हैं। और वो बेचारे उधर चौल में झुग्गी झोपड़ी में जाकर रहने को मजबूर हो गए हैं। ये सब ना मैं बदल दूंगा। एक बार मैं आईएएस बन जाऊं ना, फिर देखना तुम। मैं ना इस मोहल्ले की, इस देश की, सबकी दशा ही चेंज कर दूंगा। एकदम से कहीं भ्रष्टाचार नामो निशान नहीं रहने दूंगा। ये सब जो बड़े पद पर बैठे हैं ना, सब के सब ऐसे ही धोखेबाज हैं। लेकिन तुम देखना, एक बार मैं अधिकारी बन गया ना, जिला अधिकारी बनकर मैं यहाँ की सारी समस्याएं दूर कर दूंगा। किसी भी विभाग में ना भ्रष्टाचार नहीं रहने दूंगा। जिस भी शहर में मेरा ट्रांसफर होगा ना, उस शहर की पूरी दशा ही चेंज कर दूंगा। किसी को रिश्वत खाने ही नहीं दूंगा। सारा काम ईमानदारी और मेहनत से होगा। देखना तुम। हाँ बिल्कुल, तुम बिल्कुल कर लोगे, क्योंकि तुमने बचपन से लेकर यही तो एक सपना देखा है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम जरूर अपना सपना पूरा कर लोगे। तुम में वो आत्मविश्वास है, वो क्षमता है, तुम मेहनती हो। एक दिन तुम अपना सपना जरूर पूरा करोगे, जरूर वो हासिल करोगे जो तुम करना चाहते हो। पर मैं क्या कह रही थी कि आज पापा घर पर आए हुए हैं। मैं कह रही थी कि अगर तुम कहो तो मैं पापा से बात करूं, वो तुम्हारी माँ से बात कर लें, और हमारी शादी के बारे में भी, मतलब कि अब बात कर लेनी चाहिए ना हमें। देखो निधि, प्लीज बुरा मत मानना, पर अभी ना मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं है। ना ही तो मैं अभी शादी की तरफ ध्यान ही दे रहा हूँ। मैं तो बस अपना नाम बनाना चाहता हूँ कि जो सपना मैंने देखा है उसे मैं हासिल कर सकूं। मैं आईएएस बनना चाहता हूँ। बस यही मेरा एक सपना है। मैं ये सपना पूरा करना चाहता हूँ। पिताजी के इस दुनिया से जाने के बाद ना, घर की सारी जिम्मेदारियां बड़े भैया के कंधों पर आ गई। मैं बड़े भैया का और अपनी माँ का नाम रोशन करना चाहता हूँ आईएएस बनकर। मैं अपना सपना पूरा करना चाहता हूँ, और अभी मेरा पूरा ध्यान ना सिर्फ और सिर्फ मेरे सपने पर है निधि। इसलिए प्लीज मुझे माफ करना, पर अभी मैं शादी नहीं करना चाहता। जरूर, ठीक है, तुम सही कह रहे हो। तुम अपना सपना जरूर पूरा करोगे, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मैं भी भगवान से दुआ करूंगी कि जल्द से जल्द तुम्हारा सपना पूरा हो जाए। अरे बाप रे बाप, आज तो दुनिया में अंधेरा ही हो जाएगा। मेरी लाडली बिटिया इतनी उदास जो है, वो भी अपनी जन्मदिन के दिन। क्या हुआ बिटिया, तुम्हें डर लग रहा है क्या कि पापा ने तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज नहीं प्लान किया? पर एक्चुअल में बताऊं ना, तो मैंने बहुत ही बड़ा सरप्राइज प्लान किया है तुम्हारे लिए। बहुत बड़ी सी पार्टी रखी है, और मैं बेहद खुश हूँ कि वो पार्टी देखकर तुम खुश हो जाओगी। मैं तो चाहता था कि मैं तुम्हें एंड टाइम पर ही बताऊं, पर तुम्हारा ये कद्दू जैसा लटका हुआ मुंह देखकर ना, मैंने सोचा कि तुम्हें पहले ही बता देता हूँ। अरे अब हंस भी दो बेटा, क्या बात हो गई? नहीं पापा, मैं बिल्कुल भी उदास नहीं हूँ। मुझे पता था ही कि मेरे हर बर्थडे पर आप जरूर सरप्राइज पार्टी रखते हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर तो मैं पार्टी ना रखता भाई, तो आज तो मेरी खैर ही नहीं थी। चलो फिर बिटिया, अपनी सहेलियों को, अपने दोस्तों को भी बुला लो तुम। मैं जरा जाकर तैयारियां देखता हूँ। सबसे पहले ना श्याम को ही फोन कर देती हूँ, देखती हूँ वो पार्टी में मेरे लिए क्या लेकर आता है। उसके आए बिना तो मेरी पार्टी पूरी ही नहीं होगी। एक उसी का चेहरा तो है, जब मैं देख लेती हूँ तो ऐसा लगता है कि जैसे मेरा दिन बन गया हो। हेलो, हेलो श्याम, हेलो श्याम। श्याम, आज मेरा बर्थडे है। ओ हाँ हाँ, आई एम सॉरी, मैं भूल गया। हाँ हाँ, हैप्पी बर्थडे। अच्छा, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ, अभी थोड़ा जल्दी में हूँ, रास्ते में हूँ ना। रास्ते में? श्याम तुम कहाँ हो, और तुम कहाँ जा रहे हो? श्याम कुछ बताओगे मुझे? श्याम, हेलो, हेलो। श्याम, आज घर में पार्टी है। शाम को मैं पार्टी में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही इंतजार करूंगी। श्याम तुम आओगे ना? हेलो, हेलो। निधि, मैं फोन रखता हूँ, मैं थोड़ा बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। बाय। मेरा बर्थडे तो तुम्हें कभी भी याद नहीं रहता श्याम, पर आज तुम इतना बिजी हो गए कि तुम मुझे जन्मदिन की बधाई देना भी भूल गए। श्याम, तुम्हें क्या होता जा रहा है? मुझे लग रहा है कि कहीं तुम्हारे इस सपने के पीछे भागते भागते कहीं मैं पीछे न छूट जाऊं। कहीं ऐसा ना हो कि तुम बहुत आगे चले जाओ और मैं कहीं पीछे ही गुम हो जाऊं। अरे अरे, क्या हुआ आफत की पुड़िया, इतनी शांत कैसे हो तुम? बचपन में जब हमारे घर में आती थी, तब तो ऐसी धमा चौकड़ी मचाती थी कि एक भी कमरा तुम्हारे जाने के बाद ना सही से नहीं मिलता था। मेरी पूरी किताबें इधर उधर कर देती थी, सब तितर बितर कर देती थी। और आज अपने जन्मदिन के दिन इतनी शांत।
वो तो बचपन की बात थी, अब मैं बड़ी हो गई हूँ ना। उम्र के साथ साथ ना गंभीरता आ ही जाती है। वो मैं पूछ रही थी कि श्याम नहीं आया? श्याम? श्याम कैसे आ सकता है? वो तो अपना तैयारी के लिए इलाहाबाद चला गया ना कोचिंग करने। उसने तुम्हें बताया नहीं क्या? मुझे तो लगा कि तुम लोग बहुत अच्छे दोस्त हो और वो अपनी सारी बातें तुमसे शेयर करता है। तो क्या उसने तुम्हें ये नहीं बताया कि वो इलाहाबाद जाने वाला था? आज तो निकल गया अपने दोस्तों के साथ। क्या श्याम इलाहाबाद चला गया? ओह, शायद उसने मुझसे कहा रहा होगा, मैंने ही शायद ध्यान नहीं दिया। हाँ, हो सकता है, मैं ना अपने में ही रहती हूँ। इतनी बड़ी बात वो मुझे कैसे नहीं बताएगा भला? वो कब तक के लिए गया और कब तक रहेगा वहाँ पर? कुछ नहीं, मेरे ख्याल से तो लगभग 1.5-2 साल तो उसे लगेगा ही। जब तक वो आईएएस का पेपर क्लियर नहीं कर लेता तब तक वहीं कोचिंग करेगा और वहीं पर पढ़ाई करेगा, वहीं पर रहेगा। मुझसे और माँ से तो वो यही बोल कर गया है, अपना सपना उसको पूरा करना ही करना है। बहुत ही जिद्दी है। भाभी जी, देवेश्वर बाबू के जाने के बाद जिस तरह से आपके बेटे राम ने घर की पूरी जिम्मेदारी संभाल ली ना, वाकई में किसी और के लिए बहुत ही मुश्किल होता। पर आपका बेटा राम बहुत ही अच्छा और नेक इंसान है और मेहनती भी, जिसने अपनी मेहनत के दम पर अपने परिवार की को कमज़ोर नहीं पड़ने दिया। हाँ भाई साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इनके जाने के बाद मेरे बेटे ने कभी भी मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं महसूस होने दी। अपने छोटे भाई को पढ़ाना हो, हमारे घर की जिम्मेदारी उठानी हो, हर चीज़ में मेरा राम सबसे आगे रहा। अब तो बस भगवान से यही दुआ है कि इसके योग्य ही कोई अच्छी और बढ़िया लड़की मिल जाए मुझे बहू के रूप में। भाभी, आपने तो मेरी मुंह की बात छीन ली। भाभी, मैं आपसे बस यही कहना चाह रहा था, देखिए ना दोनों बच्चे साथ में कितने खुश हैं। भाभी, योगिता के जाने के बाद मैंने बहुत ही मन से और बहुत ही प्यार से लाड से अपनी बिटिया को बड़ा किया है। मैं भी चाहता था कि उसे एक अच्छा ससुराल मिले। भाभी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं अपनी बेटी के लिए, अपनी बेटी निधि के लिए आपके बेटे राम का रिश्ता चाहता हूँ, अगर अगर आपको ठीक लगे तो। ये तो बेहद खुशी की बात है भाई साहब। मुबारक हो, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आपने भी मेरे दिल की बात छीन ली। मुझे भी बस निधि जैसी ही बहू चाहिए थी मेरे राम के लिए। मैं भी चाहती थी कि निधि जैसी बहू मेरे घर में आ जाए। बस मुझे और क्या चाहिए भाई साहब। आपने मुझे बहुत ही बड़ी खुशी दे दी। अब बस जल्द से जल्द पंडित जी को बुलवाकर और शादी की तारीख निकलवा लीजिए। मैं बस जल्दी से जल्दी बारात लेकर आकर अपनी बहू को अपने घर ले जाऊंगी। बेटा, मुझे ना आज आज बहुत खुशी हो रही है बेटा। आज मैंने तेरे लिए एक बहुत ही अच्छा घर ढूंढ लिया है। मैं हमेशा से ऐसा ही घर चाहता था तेरे लिए, जहाँ तुझे माँ का प्यार मिल सके, क्योंकि तेरी माँ के इस दुनिया से जाने के बाद ना कभी तुझे माँ का प्यार नहीं मिला। पर जो घर मैंने चुना है ना तेरे लिए, वहाँ तुझे माँ से भी बढ़कर माँ मिलने वाली है। मैं आज बहुत ही खुश हूँ बेटा। क्या पिताजी, घर? पर मुझे अभी शादी नहीं करनी पिताजी। मैं जानता हूँ बेटा, तू मुझे छोड़कर नहीं जाना चाहती, पर आज नहीं तो कल तेरी शादी तो मुझे करनी ही है। और इस समय इतना अच्छा रिश्ता मिल रहा है तो भला मैं उसे अपने हाथ से कैसे जाने दे सकता हूँ। मैं अच्छे से जानता हूँ कि तू उर्मिला जी के यहाँ बहुत खुश रहेगी। उर्मिला भाभी के घर में तू बहुत ही खुश रहेगी। वो तुझे बेटी से बढ़कर प्यार देंगी। इसीलिए तो मैंने तेरी शादी उन्हीं के बेटे के साथ फिक्स की है। क्या पापा सच में? ये तो शर्मा गई। लगता है उर्मिला भाभी बिल्कुल सही कह रही थी। बच्चों के दिल में भी वही है जो हमारे दिल में है। अच्छा जी, तो मतलब मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे हो, मुझे फ़ोन नहीं लगा रहे हो, मुझसे बात नहीं कर रहे हो, सीधे अपनी माँ के हाथों मेरे लिए रिश्ता ही भेज दिया तुमने। मिलूंगी तुमसे तब मैं बताऊंगी तुम्हें। तुमने मुझे ना बहुत परेशान किया, पर आज मैं बहुत खुश हूँ। आज भी तो मैंने तुम्हें कॉल किया पर तुमने मेरा कॉल पिक नहीं किया। कोई बात नहीं बच्चू, अब सगाई में तो मिलोगे ही ना। सगाई में मिलोगे तब मैं तुम्हें बताती हूँ। अरे अरे, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का, बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग पधारे हमारे घर। चलिए, पहले चाय नाश्ता, आपको नाश्ता पानी करवा दूं, उसके बाद सगाई की रस्में शुरू की जाती हैं। तब तक मुहूर्त का समय भी हो जाएगा। चलिए भाभी जी, वहां चलकर बैठिए। और हमारे कुछ नाते रिश्तेदार भी हैं, सब आपकी आवाभगत करना चाहते हैं। चलो राम बेटा, चलिए भाभी जी। एक बात बताओ मुझे, अपनी सगाई में कौन इतना खराब बनकर आता है? तुमसे ज़्यादा तैयार होकर तो तुम्हारे बड़े भैया आए हुए हैं
और तुम ये कैसे टीचर से बनकर आए हुए हो? तुम्हें कॉल लगा रही थी पर तुमने तो मेरा फ़ोन ना उठाने की कसम खा रखी है ना। हमेशा या बिजी रहते हो या पढ़ाई करते रहते हो या कोचिंग गए रहते हो, और जब बात भी करने की बारी आती है तो तुम बिजी रहते हो। आई एम सो सॉरी निधि भाभी। निधि भाभी, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? आज हमारी सगाई होने वाली है और तुम मुझे भाभी क्यों बोल रहे हो? निधि, मैं तुम्हें यही समझाना चाहता हूँ। निधि, तुम्हारी शादी मेरे साथ नहीं, मेरे बड़े भैया राम के साथ तय हुई है, और आज तुम्हारी सगाई भी राम भैया के साथ ही होने वाली है। राम भैया के साथ सगाई? ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारे राम भैया से मेरी सगाई कैसे हो सकती है? मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ ना, और तुम मुझसे, तो सगाई तो हम दोनों की होनी चाहिए थी ना। जब तुम्हें ये बात पता थी तो तुमने अपनी माँ को बताई क्यों नहीं? मुझे तो यही लग रहा था कि हमारी सगाई तय हुई है। मैं अभी जाकर पापा को बताती हूँ। ऐसे कैसे हो सकता है? मैं किसी और से सगाई नहीं कर सकती। निधि रुक जाओ। निधि मेरी बात सुनो। निधि, मेरे पिताजी के जाने के बाद मेरे बड़े भैया ने कभी जिंदगी में अपनी खुशी नहीं देखी। उन्होंने बस परिवार की ही खुशी देखी, परिवार की ही चाहत देखी। माँ की ज़रूरतें, मेरी परवरिश, हर चीज़ में वो सबसे आगे खड़े रहे। कभी उन्होंने अपनी ज़रूरतों के बारे में नहीं सोचा, अपनी खुशियों के बारे में नहीं सोचा। जिंदगी में ये पहली बार है जब उन्होंने अपनी खुशी के लिए कुछ चाहा है, और वो तुम हो निधि। देखो निधि, मैं कभी अपने भैया का साथ तो नहीं दे पाया, पर मैं उनसे उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी नहीं छीन सकता। इसलिए मैं यहाँ आने वाला भी नहीं था, पर मैं यहाँ बस इसीलिए आया हूँ। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ, प्लीज़ तुम ऐसा कुछ भी मत करो जिससे ये सगाई या ये शादी टूटे। तुम मेरे राम भैया से शादी कर लो। ये तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ ना, तो फिर मैं तुम्हारे राम भैया से कैसे शादी कर सकती हूँ? ये तो सरासर धोखा देना हुआ। नहीं, मैं किसी को धोखा नहीं दूंगी। मुझे अगर पहले ये बात पता होती तो मैं पापा से पहले ही बात कर लेती, पर अब पता चल गई है तो मैं अब उनसे बात कर लूंगी। तुम भी अपने घर में बात कर लो, और नहीं भी होती है ना तो जो भी हो, पर सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए। मैं इस तरीके से किसी को धोखा देकर किसी और से शादी नहीं कर सकती। ये तो गलत हुआ। मैं ये गलती कभी नहीं करूंगी। ये तो अपराध है, अपराध। निधि, अगर आज तुमने कुछ भी कहा ना या कुछ भी किया ना, तो ये सगाई नहीं टूटेगी, सिर्फ दो परिवार टूट जाएंगे। यहाँ शादी के फंक्शन में इतने सारे लोग हैं, तुम्हारे पापा, मेरी माँ, मेरे भैया, सबकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ निधि, प्लीज कुछ मत करना ऐसा। हम एक तो कभी नहीं हो पाएंगे, पर कम से कम हमारा सम्मान तो एक दूसरे की नज़रों में बना रहेगा। निधि देखो, प्यार हमेशा मंजिल हासिल करे ना ज़रूरी नहीं होता। कई कई बार प्यार में त्याग भी करना पड़ता है, और मैं बस ये त्याग कर रहा हूँ निधि। और तुम भी बस अगर मुझे अपना मानती हो ना, तो प्लीज कुछ भी मत कहो और इस रिश्ते को दिल से अपना लो। मैंने तुमसे बहुत प्यार किया है, इतना कि कभी खुद की बात भी नहीं सुनती मैं। तुम जो कहते हो मेरे लिए वही सही होता है। तुम अगर मुझसे मेरी जिंदगी भी मांगते ना तो हंसते हंसते दे देती। फिर ये क्या चीज़ है? अगर तुम्हें यही सही लगता है तो फिर यही सही। मुझे माफ़ करना निधि, पर कभी कभी ज़िंदगी में कुछ हासिल करने से ज़्यादा ज़रूरी कुछ त्याग करना हो जाता है। भैया ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, और आज बस मैं उनके लिए थोड़ा कुछ करना चाहता हूँ। प्लीज़ हो सके तो इस रिश्ते को पूरी ईमानदारी के साथ निभाना और मुझे भूल जाना। निधि बेटा, तुम्हारी शादी को 2 महीने हो गए हैं, पर तुम्हारी शक्ल देखकर लगता ही नहीं है। तुम इतनी उदास क्यों रहती हो? पापा की याद आती है या माँ की याद आती है? बेटा, मैंने तो पूरी कोशिश की थी कि मैं यहाँ तुम्हारी माँ बनकर तुम्हारे साथ रह सकूँ, तुम खुश रह सको यहाँ पर न जाने ही क्या बात है, तुम हमेशा ही इतनी दुखी क्यों रहती हो? क्या हमसे कोई भूल हुई है? नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोगों से कोई गलती नहीं हुई है। आप लोग बहुत अच्छे हैं, बस शायद मैं ही अच्छी नहीं हूँ। बेटा, मैं जानती हूँ अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है, कुछ भी समझाने के लिए तुम्हारी माँ तुम्हारे आसपास नहीं है। बिन माँ की बच्ची अकेले बड़ी होना और फिर इस तरह से शादी के बंधन में बंधना, सब कुछ अचानक से बहुत जल्दी ही हुआ तुम्हारी ज़िंदगी में। पर तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें सब समझा दूँगी, सब सिखा दूँगी। तुम बस खुश रहा करो बेटा। मैं बस यही चाहती हूँ, घर की बहू बेटियाँ हंसती हैं ना तो घर में बरकत आती है। क्या बात है निधि, मैं भी जानना चाहता हूँ, तुम हमेशा इतनी उदास क्यों रहती हो? क्या बात है? क्या मुझसे कोई शिकायत है? क्या मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ निधि? क्या मैं तुम्हें खुश नहीं रखता? निधि, क्या बात है?
ऐसी कोई बात नहीं है। बस यूँ समझ लीजिए कि शायद मैं इस घर के लायक कभी थी ही नहीं। मुझे कभी कभी समझ में नहीं आता आखिर निधि के दुख की वजह क्या है। मैं तो कुछ समझ ही नहीं पाता। शुरुआत में लगता था कि शायद नई नई शादी की झिझक है या सब कुछ एक्सेप्ट करने में समय लग रहा है, पर अब तो शादी को 2 महीने हो गए हैं, तभी भी निधि मुझे कभी खुश नहीं दिखाई देती। समझ में नहीं आता कि आखिर बात क्या है। 6 महीने बाद? ये तो बेहद खुशी की बात है। आज तो मैं पूरे मोहल्ले में लड्डू बंटवाऊंगी। हाँ मैं दादी जो बनने वाली हूँ। अब बहू मैं तुम्हें एक भी काम नहीं करने दूंगी। हाँ, तुम्हें अपना आप ख्याल रखना होगा। डॉक्टर साहब भी बोल रहे थे कि तुम्हारे अंदर खून की कमी है, और ऐसे में इस अवस्था में खून की कमी होना ना ठीक बात नहीं है। उन्होंने दवाइयाँ लिखी है और उसके अलावा मैं तुम्हें अच्छे अच्छे से पकवान बनाकर खिलाऊंगी। तुम्हें बस अपना और अपने होने वाले बच्चे का ध्यान रखना है अच्छे से। हाँ हाँ माँ, मैं भी आज बहुत खुश हूँ। कंग्रेचुलेशंस निधि, तो माँ और मैं पापा बनने वाला हूँ। अच्छा बहू, अब मैं तुम्हारे लिए जूस बना कर ला रही हूँ, और अब तुम्हारा खाने पीने में ना कोई नखरा नहीं चलेगा। अगर तुमने नखरा किया ना तो ये भी समझ लेना कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, अच्छे से जानती हूँ कि बच्चों को कैसे खिलाया पिलाया जाता है। निधि, आज तुमने मुझे दुनिया भर की खुशियां दे दी। बस अब मैं ये भी चाहता हूँ कि हमारे इस बच्चे के आने की खुशी में ना तुम भी खुश रहने लगो। अरे अच्छा हुआ कि तू वो घर आ गया। मैं तेरे आने से बेहद खुश हूँ। चल, आईएएस का तेरा प्री एग्जाम क्लियर हो गया ना, अब मेंस भी क्लियर हो ही जाएगा। तू टेंशन मत ले, तूने एग्जाम अच्छा दे ही दिया है, वो भी क्लियर हो जाएगा। अब तो लगता है हमारे घर में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। तुझे पता है तू चाचू बनने वाला है। हाँ, बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। मैंने भी सोचा था कि जब तू आ जाएगा अपना मेंस का एग्ज़ाम देकर ना, तब तुझे बताऊंगी। और साथ में तेरे लिए एक और खुशखबरी है। वो तेरी पूना वाली मौसी है ना, उन्होंने तेरे लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता बताया है। लड़की बहुत ही अच्छी है, वो भी डॉक्टरी की तैयारी कर रही है। लड़की डॉक्टर बनने वाली है, तो बस उसी के साथ मैं सोच रही थी कि तेरी सगाई करा देती हूँ। कैसा रहेगा? अब तू आ ही गया है तो पहले ये सारे काम भी देख लेती हूँ, घर में दूसरी बहू भी आ जाए। वैसे भी अब तो मुझे निधि को आराम देना है। मैं चाहती हूँ निधि अब आराम करे, जल्दी से छोटी बहू भी आ जाए, तो अब बच्चे भी संभालने होंगे घर में ना। लगता है कि अब मेरे घर में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ रहेंगी। कॉन्ग्रेचुलेशंस निधि। निधि, ये सब क्या है? आज मुझे तुम्हारी अलमारी से एक कागज मिला है, और ये कोई सामान्य कागज नहीं है, ये एक लव लेटर है। इसके साथ में एक फूल रखा हुआ है। निधि, तुम्हारा किसके साथ चक्कर चल रहा था और किसके साथ चक्कर चल रहा है? किसके साथ धोखा दे रही हो तुम मुझे? हाँ, तभी तुम नहीं हंसती बोलती मुझसे, मेरे साथ खुश नहीं रहती। अब मुझे समझ में आ रहा है। निधि बताओ, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, कौन है वो इंसान? मैं कुछ पूछ रहा हूँ निधि, कौन है वो जिसके साथ तुम मुंह काला कर रही हो और मेरा नाम खराब कर रही हो? निधि, कौन है वो जो तुम्हें मुझसे ज्यादा अजीज है? बताओ निधि, कौन है वो? बोलती क्यों नहीं? अरे मुंह सिल लिया है क्या तुमने? कुछ बोलती क्यों नहीं तुम? निधि। भैया, भैया एक मिनट मेरी बात सुनिए। भैया एक मिनट मेरी बात सुनिए। भैया निधि को डांटना बंद करिए। भैया मेरी बात सुनिए। कुछ नहीं सुनना मुझे। और छोटे, तू यहाँ से चला जा। ये हम दोनों पति पत्नी के बीच का मामला है। आज तो मैं इससे सच्चाई उगलवा कर ही रहूंगा। जब से इस घर में आई है बस शांति की मूर्ति बनी घूमती फिरती रहती है। बहुत हो गया, बहुत समय से मैंने बर्दाश्त कर लिया। आज इसकी सच्चाई खुली है, आज तो मैं जानकर ही रहूंगा कौन है वो इंसान जिसके साथ मिलकर ये मुझे धोखा दे रही है। मुझसे इसकी खुशियां नहीं जुड़ी हुई हैं, इसकी खुशियां तो उसी से जुड़ी हुई हैं जिसका वो लव लेटर है। आखिर कौन है वो जिसके साथ ये मिलकर मेरा मुंह काला कर रही है, जिसके साथ ये मिलकर मुझे धोखा दे रही है? बदचलन औरत। बस भैया बस, बहुत हो गया, बहुत बोल लिया आपने। आपको कोई हक नहीं बनता कि आप निधि के चरित्र पर लांछन लगाई हूँ इस तरह से। आप निधि के चरित्र को उछालें, आपको कोई अधिकार नहीं है। भैया, जो लेटर आपको मिला है वो मैंने लिखा है, और वो भी आप दोनों की शादी से पहले। क्या क्या, क्या कहा तूने? शादी से पहले तूने वो लव लेटर लिखा था निधि को? भैया, इन सब में निधि की कोई गलती नहीं है। वो तो शुरुआत से चाहती थी कि मैं सबको सच बता दूं। भैया, सच यही था कि मैं और निधि एक दूसरे से प्यार करते थे, पर जब बीच में माँ ने और निधि के पापा ने आपका रिश्ता निधि के साथ तय किया ना, तो मैंने ही उससे कहा कि वो किसी से कुछ न कहे और चुपचाप से इस रिश्ते को निभाए, इस रिश्ते में बंधे। ये मैंने उससे कहा था भैया। भैया,
आपने ज़िंदगी भर हम लोगों के लिए बहुत कुछ किया था और मैं नहीं चाहता था जिस ज़िंदगी की पहली खुशी आपको मिलने वाली है वही खुशी आपसे छिन जाए, वो भी सिर्फ मेरी वजह से। भैया, मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहता था, मैं अपना सपना पूरा करना चाहता था आईएएस बनने का। इसीलिए इसीलिए मैंने ही आप दोनों की शादी करवा दी। भैया, इसमें निधि की कोई गलती नहीं है। निधि बस अपने दिल से मुझे निकाल नहीं पाई शायद, और इसीलिए इसीलिए शायद कहीं एक आध पन्ना मेरा लिखा हुआ उसके पास रह गया होगा। भैया, सच्चाई तो यही है कि जब से उसकी शादी आपसे हुई है उसने पूरी ईमानदारी के साथ अपना रिश्ता निभाया है। भैया, हमारे बीच में जो भी कुछ भी था वो शादी से पहले था, पर अब सब कुछ खत्म हो चुका है। प्लीज समझने की कोशिश करिए भैया। हे राम, ये तूने मुझसे कौन सा पाप करा दिया, अनर्थ करवा दिया तूने मुझसे। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, क्या करूं? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। हे भगवान, मैं अगर आज मर भी जाऊं ना तब भी मुझे अफसोस नहीं होगा। तू ऐसा कैसे कर सकता है छोटे? हाँ, मैं हमेशा ये सोचता था कि निधि मेरे साथ खुश क्यों नहीं रहती, हमेशा उसी की गलती दिया करता था। पर आज समझ में आ रहा है कि उसकी गलती तो कभी थी ही नहीं, गलती तो तेरी थी। मुझसे एक बार आकर नहीं कह सकता था, अरे मैं पिताजी के बाद तेरा पिता बनने की कोशिश कर रहा था, क्या मैं तेरे प्यार के बदले में, तुझे कुछ देने के बदले में तुझसे कुछ लेता, और वो भी तेरी जिंदगी भर का प्यार। तूने ऐसा क्यों किया? तूने न सिर्फ अपनी जिंदगी बर्बाद की, मेरी जिंदगी बर्बाद की, साथ में निधि की भी जिंदगी बर्बाद कर दी। हम तीनों को तूने लाकर जिंदगी के ऐसे रास्ते पर खड़ा कर दिया है ना कि आगे से आकर मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है मैं कहाँ जाऊं, किस ओर मुड़ूं। क्यों किया तूने ऐसा? तू जिंदगी बनाने चला था या उजाड़ने चला था अपने भाई की? हाँ, अरे निधि ना सही, मैं किसी और लड़की से शादी कर लेता। क्यों तूने जबरदस्ती निधि की शादी मुझसे करवाई? मैं कोई निधि से प्यार थोड़े ना करता था। हाँ, क्यों तूने उस बच्ची की जिंदगी बर्बाद की? बता बता, तूने ऐसा क्यों किया? आज आज हम सब की जिंदगी बर्बाद है, वो भी सिर्फ तेरी वजह से। मैं इस चीज के लिए तुझे कभी माफ नहीं करूंगा, कभी भी नहीं श्याम। निधि, प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर दो, गलती हुई है मुझसे। मुझे तुम्हारी चरित्र पर यूं उंगली नहीं उठानी चाहिए थी। मैं कुछ समझ में ही नहीं आया मेरे। निधि, हो सके तो मुझे माफ कर दो, पर अब मैं सच्चाई जान चुका हूँ, और मेरी नज़रों में ना तो अब तुम्हारा सम्मान कभी घटेगा, और ना ही तो मैं कभी तुम्हें अपमानित करूंगा। मैं जानती हूँ कि मुझसे भी गलती हुई है। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने रिश्ते को पूरी ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ निभाऊं। जैसी पत्नी आपको चाहिए थी मैं वैसी ही बनूं। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, यकीन मानिए। पर क्या करूँ, मैं अपने दिल को समझा ही नहीं पा रही हूँ। जिस दिल के कोने में आज भी श्याम का प्यार बसा हुआ है, उस दिल में मैं शायद आपको जगह दे ही नहीं पा रही हूँ। गलती बस यही है मेरी। निधि, मैं समझता हूँ, तुम्हारे प्यार को मैं सम्मान देता हूँ। प्यार कभी भी गलत नहीं होता निधि, मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ तुम्हारे प्यार को, और मेरी नज़रों में तुम्हारा सम्मान अब कभी भी कम नहीं होगा, बल्कि और ज़्यादा ही है, और हमेशा रहेगा। नहीं निधि, तुम अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रख रही हो। ऐसे टाइम में तो तुम्हें अपना और ख्याल रखना चाहिए। अभी तुम्हें चक्कर आया था, अगर मैं यहाँ पर ना होती तो ना जाने ही क्या हो जाता। निधि, तुम अपने खाने पीने का ख्याल रखो। दिन ब दिन तुम कमज़ोर होती जा रही हो। देखो अपनी ओर, ऐसे ही चलता रहा तो न सिर्फ तुम्हारे लिए बल्कि तुम्हारे होने वाले बच्चे के लिए भी खतरा है। और समझती क्यों नहीं तुम? घर में जानती हूँ कि शादी का माहौल है, पर इसका ये भी मतलब नहीं है कि तुम अपने आप को एकदम ध्यान ही ना दो अपने ऊपर। जी माँ जी, माफ़ कीजिएगा, आइंदा से मैं ध्यान रखूंगी। क्या है ना माँ जी, आखिर देवर जी की शादी है, मैं चाहती हूँ कि कोई कमी ना रह जाए। बेटा, तुम जाकर ना अपनी शेरवानी की जरा नाप दे ना, वो दर्जी के यहाँ। उन्होंने कहा है कि वो तुम्हारी शेरवानी की फिटिंग कर देंगे। शेरवानी जो तुमने पसंद की थी ना, वही वाली आ रही है। अब बस सब कुछ अच्छे से हो जाए, घर में दूसरी दुल्हन भी आ जाए, खुशियों भरा माहौल हो, मेरे पोता पोती भी जल्दी से मेरे गोद में आ जाए। बस मुझे तो और कुछ नहीं चाहिए ईश्वर से। शादी की बहुत बहुत मुबारकबाद हो आपको। ईश्वर करें कि आपको बहुत सारी खुशियाँ मिले, जो शायद आपको कभी मैं भी ना दे पाती। निधि, मैं नहीं, कोई बात नहीं, आपको मुझसे कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं समझती हूँ गलती मेरी ही है। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ अपने रिश्ते को अच्छे से निभाने की, पर ना जाने ही क्यों कहीं ना कहीं कोई चूक हो जा रही है मुझसे। हो सके तो मुझे माफ़ करना, मैं कोशिश करूँगी कि आइंदा से कभी ऐसा ना हो। भैया, क्या हो गया? क्या निधि की तबीयत खराब हो गई अचानक से? ऐसे कैसे? क्या हुआ, क्या है भैया? निधि ने एक बेटे को जन्म दिया है जो पूरी तरह से ठीक है।
पर निधि ठीक नहीं है, उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा है। डॉक्टरों ने कहा है कि उसकी जान को खतरा है। वो अंदर ही है, जा जाकर मिल ले, क्योंकि इस समय शायद उसे तेरे साथ की जरूरत है, मेरे नहीं। निधि, निधि अपनी आंखें खोलो। निधि तुम्हें क्या हो गया? निधि, निधि मैं हूँ, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। निधि प्लीज अपनी आंखें खोलो, कुछ तो कहो। निधि क्या हो गया? निधि तुम आ गए हो। आज आज फुर्सत है तुम्हें मेरी बात सुनने की। हाँ, आज कहीं नहीं जाना है तुम्हें। तुम ना अपना सपना ज़रूर पूरा करोगे, तुम बनोगे आईएएस। पर शायद अब देखने के लिए इस दुनिया में मैं नहीं रहूँगी। तुम हमेशा खुश रहो। इस जन्म में तो हम कभी नहीं मिल सके, पर तुम दुखी मत होना, अगले जन्म में तुम सिर्फ मेरे ही बनोगे। अपनी शादी की तैयारियां करना, खुश रहना जिंदगी में, मेरे जाने का गम मत करना। मेरी जिंदगी तो इतनी ही थी, मैं तो मरकर मुक्त हो रही हूँ तुम्हारी यादों से, तुम्हारे प्यार से, हर एक चीज़ से। तुम हमेशा खुश रहना। मैं चलती हूँ, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। तुमने जो अपने भैया की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ी थी, मैं वो जिम्मेदारी पूरी तरह से निभा नहीं पाई, उनका साथ नहीं निभा पाई। माफ़ कर देना मुझे। इस जन्म में तो मैं उनके साथ जुड़ी, पर अगले जन्म में ना सिर्फ और सिर्फ तुम ही मिलोगे मुझे। वादा करो मुझसे। नहीं निधि, निधि मेरी बात सुनो। निधि, निधि आंखें खोलो। निधि, निधि नहीं निधि, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। निधि, निधि इतना बड़ा कलंक मत दो मुझे। निधि मैं जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। निधि मैं तुम्हारा अपराधी हूँ, प्लीज निधि मुझे माफ कर दो। तुम सही कहती थी उस दिन, मुझे सच में भैया को, माँ को, सबको सच्चाई बता देनी चाहिए थी। निधि मेरी बात सुनो। निधि, निधि आंखें खोलो। निधि मुझसे गलती हो गई। निधि, निधि प्लीज मुझे माफ कर दो। निधि उठो ना। निधि। 10 साल बाद। अच्छा चाचू, अब मैं चलता हूँ। मैं अपने नेक्स्ट बर्थडे पर आपसे फिर से मिलने आऊँगा। आप अपना ख्याल रखना चाचू। और अस्पताल के लोग बोल रहे थे कि वो जब आपको नहलाना धुलाना चाहते हैं तो आप नहाते नहीं हो। नहाते जो नहीं ना, वो तो गंदे बच्चे होते हैं, इसलिए प्लीज़ नहा लेना चाचू। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। बाय। ब ब ब ब ब ब बाय 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 बाय। आ जाओ नितेश बेटा। वह हमारा घर आ गया, हमारा घर आ गया। ये संभाल कर जाना बेटा, दौड़ कर नहीं, गिर जाओगे। आपको क्या हो गया? आप हमेशा ही जब भी भैया से मिलकर आते थे तब भी हमेशा ऐसे ही दुखी होते थे, और आज फिर ऐसे दुखी हैं। आज आपने मुझे उनकी पूरी कहानी बताई, सुनकर बताऊं, बहुत ही दुख हुआ। सरिता, आज तुम श्याम से मिली, मैंने तुम्हें श्याम की पूरी कहानी बताई, श्याम और निधि की कहानी बताई। तुम्हें क्या लगता है सरिता, इस कहानी में कौन दोषी है? मुझे तो लगता है शायद मैं ही दोषी हूँ। मैं ही कभी असलियत समझ ही नहीं पाया, या शायद उसे सुनने और समझने की कोशिश ही नहीं की। शायद गलती मेरी ही थी, मुझे सब कुछ समझना चाहिए था, या शायद मुझे निधि को छोड़ देना चाहिए था। पर निधि उस समय माँ बनने वाली थी। मैं क्या करता, कुछ समझ में ही नहीं आया मेरे। मैंने बस इंतजार करता रहा, और शायद यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। निधि डिप्रेशन में थी, वो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर घुटती जा रही थी। मुझे ऐसा लगता है ना कि जैसे उसकी मौत का अपराधी मैं भी हूँ। मुझे ऐसा लगता है ना कि जिम्मेदार मैं भी हूँ। मुझे रातों को नींद नहीं आती सरिता। तुम्हें मालूम है सरिता, जिस दिन निधि ने ये दुनिया छोड़ी ना, उसी दिन श्याम का जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा हुआ था। उसी दिन श्याम को आईएएस की जॉब मिल गई थी, उसका कॉल लेटर भी आ गया था। श्याम को आईएएस बना दिया गया था, लेकिन श्याम ने वो नौकरी कभी ज्वाइन ही नहीं की। निधि के इस दुनिया से जाने के बाद वो पागलों जैसा हो गया था, इधर उधर बैठा उठा रहता था, किसी से कुछ बात नहीं करता था। धीरे धीरे उसकी हरकतें पागलों वाली हो गईं, और हार कर एक दिन मुझे और माँ को उसे मेंटल असाइलम में भर्ती करना पड़ा। तुम बताओ, इस पूरी कहानी में दोषी कौन है? क्या मैं हूँ वो अपराधी जिसकी वजह से ये सब दुर्दशा हुई इन लोगों की? आप बिल्कुल ऐसा मत सोचिए। आप इस कहानी में कहीं से भी अपराधी नहीं है। आप तो एक अच्छे इंसान है जिसने हमेशा दूसरों की जिंदगी बनाने के बारे में सोचा। आपने मुझ जैसी लड़की से शादी की जिसे उसके पति ने बस इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि वो कभी मां नहीं बन सकती थी। मुझे इतना प्यारा सा बेटा दिया, इतना अच्छा परिवार दिया, इतनी अच्छी सास दी, और साथ ही साथ आपने अपने परिवार की जिम्मेदारी तब उठाई जब आपके पिता आप सबको अकेला छोड़कर चले गए थे। आपने बड़े बेटे होने का फर्ज निभाया, श्याम के बड़े भाई होने का फर्ज निभाया।
गलती आपकी बिल्कुल भी नहीं थी। आपने तो जिंदगी भर बस अपना फर्ज निभाया। जब आपको निधि की सच्चाई पता चली तब पर भी आपने निधि पर कभी गुस्सा नहीं किया। आप तो निधि को सम्मान देते थे, निधि से प्यार करते थे, उसके प्यार का इंतजार कर रहे थे। शायद इसीलिए आपने निधि को नहीं छोड़ा, क्योंकि आपको लगा कि अगर आप निधि को छोड़ देंगे तो उसे कहीं ना कहीं इस बात का दुख होगा कि शायद उसने जिंदगी में कोई गलती की है। लेकिन आप निधि के अंदर का दुख कभी समझ ही नहीं पाए, और ना ही तो श्याम भैया कभी समझ पाए। बात दरअसल ये है कि औरत अगर अपने दिल में कभी किसी को एक बार बसा लेना तो उसे निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। और शायद निधि के साथ भी यही हुआ। उसने आपसे शादी तो कर ली, पर उसके मन में हमेशा हमेशा के लिए श्याम भैया ही रहे, और इसीलिए शायद वो अपनी जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकी। उसे इस बात का हमेशा दुख रहा, और यही दुख उसे अंदर ही अंदर खाता रहा। इसमें आपकी तो कहीं से कोई गलती नहीं है। तो तुम बहुत समझदार हो सरिता। तुम मुझे बताओ, अगर मैं अपराधी नहीं हूं तो फिर कौन अपराधी है? क्या श्याम अपराधी है या निधि अपराधी है? इस कहानी का दोषी कौन है सरिता? किसकी वजह से आज सबको सजा मिली? किसकी वजह से निधि इस दुनिया से चली गई? किसकी वजह से आज श्याम ऐसी जिंदगी जी रहा है कि वो जिंदा होते हुए भी एकदम मरे के समान है? और मैं जो रात दिन अपने आप को दोषी ठहराता हूँ, जो रात को सुकून की नींद नहीं सो पाता हूँ, आखिर मेरा क्या कसूर था? सरिता बताओ ना, आखिर असली अपराधी कौन था? दरअसल इसमें कोई भी अपराधी नहीं है। निधि का प्यार तो सच्चा प्यार था। निधि ने अपने प्यार के कहने पर अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा त्याग किया। उसने अपनी जिंदगी त्याग दी। जिस इंसान को उसने अपने दिल में बसाया था, उसके कहने पर उसने अपना घर किसी और के साथ बसा लिया। इससे बड़ा त्याग कोई दुनिया में दूसरा हो ही नहीं सकता। और श्याम भैया हमेशा जिंदगी में आगे बढ़ते रहे, पर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा कि उनका सहारा कौन है। उनका सहारा थी निधि। निधि ही उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रही थी। निधि उनकी जिंदगी का अहम स्तंभ थी। पर कभी श्याम भैया इस बात को समझ ही नहीं पाए। श्याम भैया का प्यार सच्चा था, पर कभी कभी ये समझने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है कि प्यार हमेशा त्याग नहीं मांगता। कभी कभी प्यार के लिए लड़ना भी जरूरी होता है। श्याम भैया ने जब तक ये बात समझी ना, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने आपका एहसान का बदला चुकाने के बदले में अपने प्यार को कुर्बान करना एक आसान तरीका समझा, जिससे उन्हें लगा कि शायद वो अपना आपके प्रति अपना आभार उतार पाएंगे। पर वो ये भूल गए कि हमेशा त्याग करना ही महानता नहीं होती है। उन्होंने न सिर्फ अपना त्याग किया, अपने प्यार का त्याग किया, बल्कि अपने प्यार से भी त्याग करवाया, जो कि कहीं से भी सही नहीं था। सच कहूँ तो श्याम भैया ने कभी प्यार का सही अर्थ समझा ही नहीं। उन्होंने प्यार कर तो लिया, पर वो कभी उसे निभा ही नहीं सके, और शायद आज इसी बात की सजा वो भुगत रहे हैं। निधि उनकी जिंदगी की प्रेरणा थी, लेकिन जब तक उन्होंने ये बात समझी ना, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। निधि के इस दुनिया से जाने के बाद निधि तो इन सब से मुक्त हो गई, पर श्याम भैया अपना जीते जिंदगी की वो सजा भुगत रहे हैं, जो शायद उन्होंने जो गुनाह किया था उसके बदले में उन्हें मिली है। हाँ, तुम शायद सही कह रही हो। चलिए अब घर चलते हैं। हमारा बच्चा हमारी राह देख रहा होगा, और माँ जी भी। हेलो दोस्तों, आप सबको दिल से मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों, अक्सर लोग प्यार में त्याग करवाना ही अपनी महानता समझते हैं, पर दोस्तों प्यार हमेशा यही नहीं मांगता कि आप हमेशा त्याग करिए। प्यार कभी कभी ये भी कहता है कि आप प्यार को पाने के लिए लड़ाइयाँ लड़िए। राधा कृष्ण की तरह हमेशा त्याग करना ही सच्चा प्रेम नहीं होता। शिव पार्वती की तरह एक दूसरे के लिए लड़कर एक दूसरे को पाना भी सच्चा प्रेम होता है। और कई बार प्यार की डिमांड यही होती है कि आप प्यार को हासिल करने के लिए लड़ाइयाँ लड़ें। प्यार के लिए आप लोगों को समझाएं, लोगों को कन्विंस करें। उसका ये मतलब नहीं होता है कि लोगों को और समाज के दबाव में आकर आप अपने प्यार को कुर्बान कर दें। मानती हूँ दोस्तों कि सच्चा प्यार पाना जिंदगी में बहुत ही मुश्किल होता है, आसान नहीं होता, पर हमें कोशिश तो करनी चाहिए ना। और ये सुना होगा ना आपने कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर प्रयास किए बिना ही हार मान ले तो फिर कैसा सच्चा प्यार है कि नहीं? प्यार को पाने के लिए कुछ तो कोशिश करनी ही चाहिए। खैर दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ मैं लेती हूँ आपसे विदा। मिलूंगी कल आपको एक नई कहानी के साथ एक नए वीडियो में। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स ना हमें जरूर लिखिएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का ना हम दिल से इंतजार करते हैं दोस्तों। अब तब तक के लिए मैं चलती हूँ। मिलूंगी कल आपको एक नई वीडियो के साथ एक नई कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय।